हैं, अब तक आपका खाना नहीं बना। जी बस बना ही रही हूँ, सब्जियाँ बन गई हैं, रोटी बना रही हूँ। भाभी आपका खाना कब तक बनेगा? अरे बताओ, 12 बजे खाना खाएंगे और 1 बजे तक सोएंगे और फिर सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुलती। देख रही है बहू सब कैसे परेशान हो रहे। तूने तो रोज का ही धंधा बना दिया, 2-2 घंटे तक रसोई में खाना बनाने का। अरे अब तो तेरी शादी के 8 साल हो गए, अभी तक जल्दी खाना बनाने का प्रयास नहीं हुआ तुझसे। माँ जी आप तो जानती है कि जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, इसीलिए मैं समय लगाकर ही खाना बनाती हूँ और करीबन 1 से 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है भाभी आप बना लो। अब पूरे 2 घंटे बाद अनामिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी की प्लेट में परोसती है। मम्मी मम्मी आपने खाना बनाने में इतना देर कर दिया, अब तो मुझे भूख नहीं, नींद आ रही है। मम्मी मुझे भी अब भूख नहीं लग रही। देख रही है बहू, तेरे बच्चे बिना खाए सोने की बातें कर रहे हैं। तू तो चाहती ही नहीं है तेरे बच्चे टाइम से खाना खाएं। दादी जी मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, पर आप जानती हैं कि जल्दबाजी में मुझसे काम ही नहीं हो पाता है। मुझे धीरे धीरे रसोई में खाना बनाने की आदत है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवर, जेठ, नंद और यूनिफॉर्म में दोनों बच्चे किचन के पास खड़े होकर, मम्मी अब तक आपने हमारा स्कूल टिफिन पैक नहीं किया, 8 बजने वाले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो, इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है? आपके चक्कर में आज मेरा फिर हाफ डे लग जाएगा। जी बस ये आखिरी सब्जी है, फिर ये 2-4 रोटियां बेलनी है, फिर बन जाएगा। ये सब क्या है अनामिका? जब तुम्हें खाना बनाने में 1 से 2 घंटा हमेशा ही लगते हैं तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती हो? बड़ी बहू का तो रोज का ही यही धंधा हो गया है, लेट खाना बनाने का। पता नहीं है ये 2-2 घंटा रसोई में करती क्या है। अब सभी लोग किचन के पास खड़े होकर अपनी अपनी घड़ियों में टाइम देख रहे होते हैं। वहीं फटाफट अनामिका सभी का टिफिन पैक करती है और सभी लोग टिफिन लेकर ऑफिस से स्कूल चले जाते हैं। वहीं शनाया अपने ऑफिस लेट पहुंचती है। तभी ऑफिस की बॉस, शनाया आज भी तुम ऑफिस में लेट आई हो, इसीलिए आज भी तुम्हारा हाफ डे लगेगा, और अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी तुमसे रिजाइन लेटर भी भरवा लूंगी। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अपने प्रिंसिपल से डांट खाते हुए, क्या बात है पीहू और राहुल, तुम रोज स्कूल लेट आते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हो क्या? सर हम तो जल्दी ही उठते हैं, पर मम्मी हमारे टिफिन को बनाते बनाते इतना समय लगा देती है कि हमें स्कूल आने में लेट हो जाता है। हाँ सर, और हमारी बस भी छूट जाती है इसी चक्कर में। ठीक है, आज के बाद दोबारा लेट हुए तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। सारा दिन ग्राउंड की सफाई करवाऊंगा तुम दोनों से। चलो जाओ क्लास के अंदर। वहीं मोहन, गोपाल, पुनीत अपने ऑफिस में जैसे पहुंचते हैं कि सारा स्टाफ उनके ऊपर तेज तेज हंसने लगता है। अरे क्या हुआ, आज फिर भाभी जी ने खाना बनाने में लेट कर दिया था क्या? क्या मतलब है आलोक तुम्हारा? ये लोग भाभी की वजह से लेट हुए हैं। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, मोहन भाई की पत्नी टाइम से खाना नहीं बना पाती, उन्होंने मुझे बताया था। अरे बस ज्यादा खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी शादी होगी, देखते हैं तुम्हारी पत्नी कितना टाइम से तुम्हें टिफिन पैक करके देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले अब परेशान रहने लगे थे। उन्हें पसंद नहीं आता था अनामिका का 1-1, 2-2 घंटे तक खाना बनाना, क्योंकि इस वजह से सभी लोग अपने अपने काम के लिए लेट हो जाया करते थे। तभी एक दिन, भाभी आप तो ना कुछ हल्का फुल्का बना लिया करो खाने में, क्योंकि आपकी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाती हूँ और इसी लेट के कारण मेरी इंक्रीमेंट भी रुकी हुई है। हाँ भाभी, आपको खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपसे जल्दी खाना नहीं बनता तो आप कुछ हल्का ही बना लिया कीजिए। इस तरह 2-2 घंटे तक खाना बनाना ठीक नहीं है। माफ करना देवर जी, पर मैं इतनी जल्दबाजी में खाना नहीं बना सकती, मुझसे बनता ही नहीं है, इसीलिए मैं समय लेकर खाना बनाती हूँ। बहू ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू समय लेकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, पर क्या फायदा ऐसा समय लेकर खाना बनाने की जो समय पर कोई खा ही ना पाए। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर से अनामिका सबको लेट टिफिन पकड़ाती है। भाभी कल आपको इतना समझाया था और आज आप फिर लेट हैं। बहू को तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मानो तो अब इस घर में दूसरी बहू ले आओ, गोपाल की शादी करके, और दूसरी बहू ऐसी लाना जो काम काज में थोड़ी तेज हो। हाँ मम्मी, दूसरी भाभी तो आप ऐसी लाना जो 5G की स्पीड में घर का सारा काम निपटा दे, बड़ी भाभी की तरह नहीं 2G की स्पीड में काम करें। हाँ वैसे जिस 2G स्पीड में भाभी काम करती हैं घर में, मुझे लगता है कि घर में मेरी पत्नी तो 5G वाली ही आनी चाहिए, जो चुटकी बजाती 2 मिनट में घर का सारा काम भी खत्म कर दे और 2 मिनट में सारा खाना बनाकर भी रख दे। सही कह रहा है बेटा, अब तो मुझे ऐसी ही बहू लानी पड़ेगी जो चुटकी बजाते 2 मिनट में सारा खाना बनाकर तैयार कर दे, जिससे तुम्हारा टिफिन तुम्हें समय पर मिल जाए। हाँ करवा दीजिए देवर जी की शादी। मैं भी देखती हूँ देवरानी जी कैसे 2 मिनट में खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती हैं, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि 2 मिनट का खाना आखिर बनता कैसे है और उसका स्वाद कैसा होता है।
मालिनी अपनी दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में पायल सुप्रिया से करवाकर बहू बना कर ले आती है। ओह गॉड, इस 10 किलो के ब्राइडल लहंगे से मेरा तो दम निकल रहा है। बस फटाफट से ये फालतू के रिचुअल्स खत्म हो, बेडरूम में जाते ही मैं ये जोड़ा उतार के फेंकूंगी। तभी मॉडर्न पड़ोसन मोना पायल के लहंगे की तारीफ करते हुए, मालिनी डार्लिंग, आई मस्ट से कि तुम्हारी छोटी बहू का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है। कितनी गॉर्जियस लग रही है इस लाइट शेड लहंगे में। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट डार्लिंग आंटी जी, बट मेरी पसंद सबसे हटकर, स्पेशली वरना कुछ देहाती लोग तो इतनी डार्क कलर कैरी करते हैं जो जचता भी नहीं। पायल ये तंज घूंघट में खड़ी संगीता को सुना रही थी। तभी पड़ोसन कविता प्रशंसा करते हुए, कुछ भी कह लो मगर दुल्हन का रूप लाल रंग और कत्थक रंग के जोड़े में ही खिलता है। मालिनी, तुम्हारी बड़ी बहू में कितने अदब और सलीके से जोड़ा पहनावे से आचरण का पता चलता है। इसके अच्छे आचरण का क्या मुझे अचार डालना है? तो मेरे बेटे की मनपसंद के चलते आ गई, वरना मैं अपनी पसंद से बड़ी बहू भी पायल बहू की तरह चुनकर लाती। पता नहीं मम्मी जी का ये लेक्चर कहाँ समाप्त होगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। गर्मी से परेशान पायल बेहोश होने का नाटक करती है। अरे क्या हुआ पायल बहू, संभाल कर, तुम ठीक तो हो? मम्मी जी, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। लगता है तुम्हें गर्मी लग गई है। बस 2 मिनट में मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवा देती हूँ, फिर तुम आराम कर लेना। पर मालिनी, पहले तो मैं संगीता बहू का गृह प्रवेश करवाना चाहिए। देखो जी, मुझे पता है इस बहू को कौन से स्थान पर रखना है। वैसे भी ये बहू मुझे खास पसंद नहीं। मालिनी के कटु शब्द से घूंघट में खड़ी संगीता का मन दुख जाता है। इधर दो आरती की थाली, मैं अपने घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश करवा लूंगा। कलश गिराकर संगीता पांव छूती है। नमस्ते बाबूजी। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो बहू। बहू, इस घर में तुम्हारी बहुत सी परीक्षाएं होंगी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद बाबूजी। दरअसल अमीर पायल को मालिनी अपनी पसंद से चुनकर लाई थी, जबकि संगीता गरीब घर से आई थी। उसकी दर्जी माँ ने एक जोड़े में उसकी विदाई कर दी थी, जिसके चलते मालिनी भेदभाव सहित दोनों का स्वागत करती है। पायल प्लीज जल्दी से आ जाओ, आज पूरी रात यूं ही खराब करने का इरादा है क्या? बस आ गई डार्लिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? मैं तो घबरा गया था कि कहीं तुम्हें अंदर फिर से चक्कर ना आ गया हो। वो तो मैंने बाहर मेलोड्रामा किया था। आप चेंज करके इस नाइटी में कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। मालिनी हाथों में दूध का ग्लास लेकर खड़ी थी। बहू, ये केसर बादाम वाला दूध तुम दोनों के लिए। थैंक यू मम्मी जी। ये सासू माँ फालतू में कबाब में हड्डी बनने चली आई। ओके मम्मी जी, गुड नाइट, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। बोलते हुए मॉडर्न बहू मुंह पर दरवाजा मार देती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू दुखी थी। संगीता, तुम अब तक माँ की बातों को दिल से लगाए बैठी हो। माँ जी की गलती नहीं है सिद्धांत जी। पायल की तुलना में दहेज में मैं कुछ भी नहीं लाई, इसीलिए माँ नाराज है। संगीता, मेरी माँ बाहर से जितनी कठोर है ना, अंदर से नारियल जितनी नरम है। देखना, बच्चा हो जाने के बाद वो मान जाएंगी। संगीता हर दिन सास का दिल जीतने का प्रयत्न करती, लेकिन मालिनी उसे सुई बराबर भी अहमियत नहीं देती है। वहीं एक सुबह संगीता को उल्टी करते देख, संगीता तुम ठीक तो हो? इतनी उल्टी क्यों हो रही है? सिद्धांत जी, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत कच्चा कच्चा रह रहा है। खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ये सब चीज खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धांत जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में पापा बनने वाला हूँ? माँ, आपने सुना, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ तो क्या करूँ, मिठाई बांटूं या थाली बजाऊं? मालिनी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी तुम नीरसता दिखा रही हो। तुम्हारा खून खानदान बढ़ने जा रहा है। तभी दरवाजे से अमीर बहू पति के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आती है। पायल बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। बहू, आज तुमने मुझे ये खुशखबरी देकर सोने की सीढ़ियाँ चढ़ा दी। मेरे घर का चिराग आने वाला है। बहू, अब तुम्हें ये टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं तुम्हें आज ही शॉपिंग के लिए ले चलूंगी, ड्रेस दिलवाने के लिए। ओके मम्मी जी। माँ, क्या मैं आपके और पायल के साथ खरीदारी के लिए चल सकती हूँ? अपने लिए कुछ सिंपल कॉटन के सूट खरीद लेती। क्यों? तेरी 2 कौड़ी की दर्जी माँ ने क्या भर भर के मेरे घर में दहेज भेजा जो मैं तुझ पर ड्रेस दिलाने में पैसा खर्चा करूं? जो है वही पहन के गुजारा कर। संगीता के प्रति मालिनी का कड़वा स्वभाव सबको बहुत खलता है। संगीता, रो मत। तुम तो जानती हो मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं तुम्हें मॉल की महंगी ड्रेस दिलवा सकूं। पर ये कुछ 1500-2000 रुपए हैं, इन्हें रख लो और अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। तुम भी सोच रही हो ना, कैसा पति मिला है कि खुला खर्चा भी नहीं दे सकता। सिद्धांत जी,
आपने मुझे 2 जोड़ी कपड़े के गायत्री और महेश के दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में धूमधाम से हो जाती है और फिर गायत्री खानदानी ससुराल में अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। तब कुसुम उसके पैर छूती है, तब गायत्री उसे नजरअंदाज कर देती है। मेरी प्यारी बहू, चश्मा लगाकर तूने एकदम हीरोइन वाली एंट्री की है। तेरा लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है श्वेता बहू। थैंक यू माँ जी, सब्यसाची से 2 लाख का लहंगा मंगवाया था। अच्छा तो होगा ही, बहुत भारी है, बस अपनी शादी के लिए मैंने ये पहन लिया कैसे भी। और मेरी जेठानी जी को देखो, इनका लहंगा भी 10 ग्राम का होगा, उनकी तरह सो चीप। बिल्कुल सही कहा मेरी श्वेता बहू तूने। एक तरफ तू है मेरी शानदार मॉडर्न बहू, मेरी पसंद, और दूसरी तरफ ये गरीब माटी में लिपटी देसी बहू। मुझे तो ये कहीं से भी खानदानी ससुराल की बड़ी बहू नहीं लग रही, लेकिन बदकिस्मती से है, क्या करें। बस करो गायत्री, तुम इस खानदानी ससुराल की ठकराइन हो। इसका मतलब ये नहीं अमीरी के चलते अपनी गरीब बहू को कुछ भी कहोगी। वैसे भी शरीर पर कपड़े से संस्कार नहीं दिखते, बहू का मन देखो। मन देखूं उसका? अरे श्वेता बहू, जरा अपना चश्मा देना। तब श्वेता का चश्मा पहनकर, हाँ दिख रहा है मुझे इस गरीब बहू का मन। बहुत गरीब है बेचारी, पैसों के लिए शादी करके आई है, इसीलिए इसने मेरे बेटे को फंसा लिया और अब नरम मीठी बातें करके तुम्हें भी अपनी बातों में फंसा लेगी। बस करो माँ, आप मेरी पत्नी के लिए इतना नेगेटिव कैसे हो सकती हो? 1 मिनट, कुछ समझ नहीं आया ना? दरअसल गौरव घर का बड़ा बेटा कॉलेज से आते जाते कैंटीन पर लंच करने अक्सर जाता था। तब उसके ज्यादातर ऑर्डर्स कुसुम ही लेती थी। इसी चक्कर में गौरव कुसुम से प्यार कर बैठता है। इस बात को 1 साल हो जाता है। फिर गौरव अपने घर में बता देता है, जिसके बाद अचानक से छोटा बेटा भी अपनी शादी की बात करता है और इस तरह घर में एक गरीब और अमीर बहू शादी करके आ जाती हैं। गृह प्रवेश के बाद दोनों बहू अपने कमरे में आराम करती हैं। अगले दिन सास अपने हाथों में दोनों बहू के लिए खानदानी जेवर और कपड़े लेकर आती है। कल तुम दोनों थक गई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब इस खानदानी ससुराल में तुम्हें कुछ नियम कायदे बताना जरूरी है। अब तुम इस घर की बहू हो तो इसकी लाज भी रखनी होगी, इसलिए ये लो खानदानी जेवर और खानदानी कपड़े, अब से तुम्हें यही पहनने हैं। ठीक है माँ जी। ओफो मम्मी जी, ये कितने हैवी कपड़े, मैं नहीं पहन सकती ये सब, सो ओल्ड फैशन। इतने जेवर पहनकर कहीं मुझे रैशेज हो गए तो? अपनी शादी में मैंने पहना था, ये कम था क्या? मेरी प्यारी श्वेता बहू, मैं चाहती हूँ जितनी सुंदर तू अपनी शादी में लग रही थी उतनी ही सुंदर तू अब भी लगे। अगर तू फीकी सी बनकर घूमेगी तो लोग क्या बोलेंगे? रिश्तेदार आएंगे बेटा, बात समझ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी 5 रस्म होनी है। क्या? दैट मीन्स मुझे 5 दिन तक ऐसे खानदानी भारी भारी कपड़े पहनने पड़ेंगे? हाँ बहू। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई से पहले कलश स्थापना की रस्म होगी, तो घर के मंदिर से लेकर तुम्हें बाहर के मंदिर तक जाना है, वो भी सिर पर कलश रखकर, और याद रहे उसे संभाल कर ले जाना है, वरना अपशगुन हो सकता है। तब दोनों बहू मंदिर की ओर सामने रख कलश को सिर पर रखने की कोशिश करती हैं, जिसमें श्वेता का कलश हिल रहा होता है, जबकि जेठानी ने आराम से कलश संभाल लिया था। मैंने तो आराम से सब संभाल लिया। देवरानी जी, अगर तुम अपनी गर्दन ज्यादा हिलाओगी नहीं, धीरे धीरे चलोगी, तो तुम्हारा कलश ना हिलेगा ना गिरेगा। ओह जस्ट शट अप माँ जी, ये बहुत ज्यादा टफ है, इट्स सो यक। बहू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ये तुम्हारे खानदानी ससुराल की खानदानी रस्म है। अपनी जेठानी से सीखो। खड़ी नहीं हो पा रही हो, कलश लेकर चलना बाकी है। कोई बात नहीं श्वेता, तुम्हारे लिए ये सब थोड़ा पुराना है, हो जाएगा, घबराओ नहीं। तब दोनों बहू कलश लेकर धीरे धीरे मंदिर तक जाती हैं, जहां बाहर के आम लोग भी ठाकुर ठकुराइन और उनकी बहू के खानदानी रस्म को देखते हैं और जुड़ जाते हैं। फिर मंदिर से वापस आते समय गीत गाकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। तब सास दोनों बहू का घर के चौखट पर हल्दी का छाप लगवाती है। ओहो, जेठानी जी ने तो दिल जीत लिया। रास्ते पर देवरानी डगमगा रही थी, लेकिन जेठानी वहीं रही। हाँ वैसे गायत्री, तेरी दोनों बहू ने अच्छे से कलश स्थापना कर ली, लेकिन लुक में तो जेठानी अच्छी लग रही है। हाँ देख तो उसने गजरा लगा रखा, लेकिन छोटी बहू तो बस कहने के लिए खानदानी बहू की तरह तैयार होकर आ गई। हाँ तो रस्म हो गई, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे यकीन था मेरी देवरानी बहू इस रस्म को जरूर कर लेगी। भगवान, भूख लग रही है, पहली रसोई की रस्म भी करवा लो। हाँ हाँ ठीक है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए पहली रस्म में मैं क्या बनाऊं, या कोई खानदानी पकवान है तो वो भी बता दीजिए, मैं बना दूंगी। हाँ बहू, इस घर का एक खानदानी पकवान है और वो है केसर रसगुल्ला। मेरे पिताजी की माँ ने ये बनाना शुरू किया था, तुम्हारी सास ने भी बनाया है। आज तुम दोनों को भी यही बनाना है, इसके साथ अलग से बाकी के व्यंजन। व्हाट व्यंजन एंड केसर रसगुल्ला, डोंट लाइक इट, और मुझे बनाना नहीं आता।
लेकिन पापा जी मैं बना लूंगी और इसके साथ जो बनाऊंगी देखना वो आपको जरूर पसंद आएगा। ये कहकर दोनों बहू खानदानी रसोई में पहुंच जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तब फटे हुए दूध की बदबू से श्वेता, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है। जेठानी जी आप क्या बना रही हो? हाँ जी, पापा जी ने जो खानदानी मीठा बनाने को बोला है वही बनाने के लिए दूध फाड़ रही हूँ। उसके बिना फटे रसगुल्ला कैसे बनेगा? फिर उसमें केसर भी मिलाना है और चाशनी भी। जब आप ये सब बना ही रही हो तो मेरे बनाने की क्या जरूरत है? मुझे जो आता है मैं वो अपनी श्रद्धा से पहली रसोई में बना देती हूँ और उसके लिए है ये रेडी टू कुक